नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और इस समय हो रहा है जो हिस्ट्री के डेली 25 क्वेश्चंस यानी कि जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में विद डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। यदि आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उन पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ काम किया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं वो पहला क्वेश्चन कौन सा है, और ये है स्क्रीन पर लिखा हुआ है। चोल शासक को गंगईकोंडा के नाम से जाना जाता था, यानी कि चोल शासकों ने गंगईकोंड की उपाधि को धारण किया था। और क्वेश्चन ये है कि उस गंगईकोंड की उपाधि को धारण करने वाला निम्न में कौन सा चोल शासक हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, लिखा हुआ है आदित्य प्रथम, दूसरा है परांतक प्रथम, तीसरा है राजेंद्र प्रथम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका सही आंसर है कि राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो है गंगईकोंड की या गंगईकोंडा की उपाधि को धारण किया गया था, यानी कि राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगईकोंड की उपाधि धारण की गई थी। ये इसका सही आंसर है। डिस्क्रिप्शन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है चोल शासक जिसे गंगईकोंडा के नाम से जाना जाता है वह राजेंद्र प्रथम था। वह दक्षिण भारत का एक चोल सम्राट था जिसने 1014 CE में अपने पिता राजराजा चोल प्रथम का उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, उन्होंने गंगईकोंडा की चोल की उपाधि को धारण किया क्योंकि उन्होंने गंगा के पास के राज्यों पर विजय प्राप्त की थी और गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी का निर्माण किया था। यानी कि गंगा के जो तटवर्ती क्षेत्र है, गंगा के जो मैदान है, वहां पर दक्षिण भारत के ये राजा हुए राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम। ठीक है, क्योंकि चोल वंश में आते हैं तो उनके द्वारा जो है ये गंगईकोंड चोलपुरम एक जो है शहर बसाया गया और उन्होंने ही क्या है गंगईकोंडा की उपाधि को धारण किया था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत की धरती पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किस शताब्दी में हुआ था। 8वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, इनमें से कोई नहीं। तो कहा जाता है कि भारत पर जो पहला सफल आक्रमण हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम का था। ठीक है, और ये करीबन 8वीं सदी के आसपास हुआ था। ठीक है, लिखा हुआ है भारत की धरती पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 8वीं सदी में हुआ था। ठीक है, 12वीं से 16वीं सदी तक भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों की हार का मुख्य रूप से ठीक है जो कारण रहा प्रारंभिक मुस्लिम विजय माध्यम जो है 8वीं शताब्दी के दौरान हुई। और कहा था कि इस समय जो राजपूत राजा थे उन राजपूत राजाओं में क्या है कि उन्होंने आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो है जो उनके अभियान थे राजपूत राजाओं के खिलाफ थे और वो ज़्यादातर सफल नहीं हो पाए। ठीक है, लेकिन 8वीं शताब्दी में भारत पर पहला आक्रमण जो है वो किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने भारत के अंदर मुस्लिम प्रशासन की स्थापना में मदद की। लिखा हुआ है किस लड़ाई में भारत के अंदर मुस्लिम प्रशासन की स्थापना में मदद की गई, यानी कि ऐसी कौन सी लड़ाई हुई इतिहास की जिसने भारत में जो मुस्लिम शासन है उसकी स्थापना की। तो हमने पढ़ा है कि 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। लेकिन तराइन की दूसरी लड़ाई जो कि 1192 ईस्वी में हुई, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और इसी के साथ क्या है भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी। तो तराइन की दूसरी लड़ाई जो है भारत में मुस्लिम प्रशासन की नींव रखती है और ये लड़ाई लड़ी गई थी 1192 ईस्वी में। सही है, कब लड़ी गई थी 1192 ईस्वी में ये लड़ाई लड़ी गई थी। कौन सी, तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में अगला क्वेश्चन दे रखा है, तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएं कि पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई। पानीपत की 3 लड़ाइयां लड़ी गई, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये पहली लड़ाई कब लड़ी गई। डिस्क्रिप्शन दे रखा है, लिखा हुआ है वही जो मैंने आपको बोला कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया और दूसरी बार 1192 की लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके क्या है
भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? देखो, गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो उसकी गद्दी पर बैठा वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश के बाद, क्योंकि इल्तुतमिश के पुत्रों में कोई भी योग्य नहीं था, तो इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को जो है क्या है, गुलाम वंश का यानी कि दिल्ली की शासिका घोषित किया। तो इनमें से कोई नहीं जो है गुलाम वंश से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से है, इल्तुतमिश गुलाम वंश से है, रजिया सुल्ताना वो भी गुलाम वंश से है। ठीक है, ये सुल्ताना रजिया लिखा हुआ है, सुल्ताना रजिया है, ये सुल्ताना रजिया किससे संबंधित है? तो गुलाम वंश से आपके संबंधित है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किसका वास्तविक नाम उलूग खान था? उलूग खां की बात हो रही है कि किसका नाम वास्तविक जो नाम था वो उलूग खां है। ठीक है, तो यदि हम बलवन के बारे में पढ़ते हैं, ये यहाँ पर ये जो थोड़ा सा मिस्टेक है, ये यहाँ पर सही है, ये बदलवान कर दिया गया है। गयासुद्दीन बलवन, कौन? गयासुद्दीन बलवन के नाम के बारे में पढ़ा है, बलवन। ठीक है, बलवन, गयासुद्दीन बलवन जो है वो कौन था? उलूग खान का वास्तविक नाम था। कहा जाता है कि जब गुलाम वंश तो जब रजिया सुल्ताना के पश्चात जो बलवन है वो गद्दी पर बैठता है, और बलवन के द्वारा क्या है, जो चालीसा दल है जिसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, बलवन के द्वारा इस चालीसा दल को समाप्त किया जाता है। बलवन के द्वारा ही सिजदा और पैबोज जैसी परंपराओं को शुरू किया जाता है। तो पूछा हुआ है निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम उलूग खान था? तो पहला ही ऑप्शन किसका? बलवन का नाम जो था भैया, गयासुद्दीन बलवन का नाम जो है वो क्या था? उलूग खां था। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। ये खिलजी वंश का है, ये तुगलक वंश का है। ये तीनों आंसर गलत है, यानी कि पहला आंसर आपका सही है। आगे देखिएगा डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, लिखा हुआ है गयासुद्दीन बदलवान। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टिंग प्रिंट है, इसको आप बलवन पढ़िएगा। गयासुद्दीन बलवन का वास्तविक नाम उलूग खां है। उन्होंने 1269 में अलाउद्दीन के दिल्ली के सिंहासन पर चढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पूर्व सुल्तान जलालुद्दीन की कड़ा की ओर से आकर्षित किया। जहां अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी, उसने सफलतापूर्वक मुल्तान को घेर लिया और जलालुद्दीन के परिवार के जीवित सदस्यों को अपने अधीन कर लिया। 1298 में उलूग खान ने चगताई खानटे से मंगोल आक्रमण को रद्द कर दिया, जिससे अलाउद्दीन की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। तब विकल्प एक सही है। लिखा हुआ है दिल्ली में खिलजी वंश के शासन का संस्थापक कौन है? यदि हम दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं और वहां पर खिलजी की बात आती है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के लिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के लिए दिल्ली सल्तनत का जो है संस्थापक माना जाता है। बाद में इसी के गुलाम और इसी के दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और वो शासन की जो गद्दी है उसको हथिया लेता है। जलालुद्दीन दिल्ली में खिलजी वंश के शासक के संस्थापक थे। 1290 और 1320 के बीच ये राजवंश एक मुस्लिम वंश था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। खिलजी वंश अपनी क्रूरता, विश्वासहीनता और दक्षिण में पराजय के लिए परिचित है और भारत के बार बार मंगोल आविष्कारों से खुद को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है। यानी कि जो दक्षिण भारत की विजय है उसमें खिलजियों का एक महत्वपूर्ण योगदान था और जो मंगोल आक्रमण हुए वो खिलजी के समय में हुए, लेकिन उन्होंने उनको रोकने में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो इसका सही आंसर था आपका ए। लिखा हुआ है जब तैमूर लोंग नहीं लंग है ने भारत पर आक्रमण किया तब दिल्ली का शासक कौन था? जब तैमूर लंग का भारत पर हमला होता तो कहा जाता कि उस समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद नसरुद्दीन का शासक था और नसरुद्दीन एक अयोग्य शासक था और वह दिल्ली को तैमूर लंग के आक्रमण से बचा नहीं पाया था। तो इसका सही आंसर जो है वो ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, बी इसका सही आंसर है। मोहम्मद नासरुद्दीन के समय में दिल्ली सल्तनत पर किसका आक्रमण हुआ? तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। डिस्क्रिप्शन देखिएगा क्या लिखा है, लिखा हुआ है मोहम्मद नासरुद्दीन उस समय दिल्ली का शासक था जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया।
तैमूर ने तुगलक वंश के सुल्तान नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर घात लगाकर उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जब उसका आयरों द्वारा विरोध किया गया और जाटों से कुछ उलटफेर का सामना करना पड़ा, अतः विकल्प सही है। यानी कि दिल्ली सल्तनत के द्वारा तैमूर लंग का कोई भी विरोध नहीं किया गया, जो विरोध किया गया वो जाटों और आयरों के द्वारा किया गया और इसमें कुछ समय के लिए तैमूर लंग को कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा था। लिखा हुआ जब इख्तियार उद्दीन बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, जब इख्तियार उद्दीन बख्तियार खिलजी, इसका पूरा नाम है बख्तियार खिलजी के नाम से इतिहास में फेमस है। बख्तियार जो खिलजी है वो कौन है कहा जाता है? बख्तियार खिलजी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था और ये मोहम्मद गौरी के समय में ही उसके सेनापति के रूप में भारत आया था। जब मोहम्मद गौरी जो है अपनी सेना जो है जो मोहम्मद गौरी की अपने जो विजित क्षेत्र है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला जाता है, तो ये बख्तियार खिलजी को सेनापति नियुक्त करता है और दक्षिण विजय के लिए जो है उसके लिए नियुक्त करता है। तो क्वेश्चन ये है कि बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया तो दिल्ली का शासक कौन था? तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की उस समय कौन था? यहाँ का शासक था जब बख्तियार खिलजी ने क्या है दिल्ली पर आक्रमण किया था। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है और इसके बारे में वही है कि तो दिल्ली का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, वह एक अपरंपरागत साम्राज्य का शासक बन गया जो दिल्ली सल्तनत में विकसित हुआ, जिस पर मुइजुद्दीन की मृत्यु के बाद मामलुक राजवंश का शासन था। ठीक है, ऐबक को तुर्किस्तान के मूल निवासी के रूप में एक बच्चे के रूप में गुलामी में भेज दिया गया था। उन्हें फारस के निशापुर में एक काजी द्वारा प्राप्त किया था जहां उन्होंने अन्य कौशलों के साथ तीरंदाजी और घुड़सवारी सीखी थी और बाद में काजी के द्वारा उसे जो है मोहम्मद गौरी के लिए भेज दिया गया था। लिखा हुआ है लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर है लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। हर किसी को पता है, काफी समय हो गया इन क्वेश्चंस को करते हुए, तो अब आपको उत्तर इसका तुरंत आना चाहिए कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। सिकंदर लोधी उसी परंपरा में हुआ, इसने आगरा शहर बसाया। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह मलिक सुल्तान शाह लोधी का दामाद और भतीजा था। वह भारत के पंजाब में सरहिंद के गवर्नर थे और सैयद वंश के शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान उन्होंने सरहिंद के गवर्नर के रूप में फला फूला। मोहम्मद शाह ने तरुण बिन सुल्तान के पद तक पहुंचाया, अतः विकल्प एक सही है। लिखा हुआ है कौन कहता था कि राम और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है? राम और अल्लाह दोनों एक ही है, ये कौन कहता है? राम और अल्लाह दोनों एक ही है, ये कबीर कहते हैं। कबीर निर्गुण जो धारा है, निर्गुण कब धारा है, निर्गुण भक्ति कवि धारा है, उसके प्रतिनिधि कवि हैं और कबीर के द्वारा ऐसा कहा गया कि राम और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है। कबीर के बारे में कहा जाता है कि एक ब्राह्मण विधवा ने इनको जन्म दिया था, लोकलाज के वैसे उसने इनके लिए जो है जो त्याग दिया था और एक टोकरे में रखकर तालाब में बहा आई थी, जहाँ पर नीरू और नीमा नामक एक जुलाहे के द्वारा इनको प्राप्त किया गया और इनका लालन पालन किया गया। और बाद में जब इनकी मृत्यु हुई तो कहा था कि मगहर में हुई और कहा था कि जब हिंदू और मुसलमान इनके अंतिम संस्कार के लड़ रहे थे तो उसी समय इनका जो शरीर थे वहाँ पर कुछ फूल ही लोगों के लिए प्राप्त हुए, यानी कोई भी उनके लिए प्राप्त नहीं हुआ। फूल का मतलब कुछ जिनकी हम बात करते हैं पुष्प, वो प्राप्त हुए थे और कबीर का शरीर गायब हो गया था, ऐसा विचारधाराएं या अनुश्रुतियां कहती हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ है। वही बात जो मैं भी आपको बात कह रहा हूं कि उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों के नकारात्मक बातों को जो है अपना दिया था। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मीराबाई भक्ति गीतों की रचना किस भाषा में करती थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीराबाई जो भक्ति गीत है वो किस भाषा में रचती है। तो कहा जाता है मीराबाई जो थी वो अपने जो गीत हैं वो राजस्थानी भाषा में रचा करती थी। किसमें? राजस्थानी भाषा में। कहा जाता है जब मीरा का विवाह हुआ राजस्थान के राणा के साथ, तब उनके पति की मृत्यु जाती है। कई बार इनको मारने के प्रयास किए गए मीराबाई के लिए, लेकिन मीराबाई बच गई। कहता है जब ये इनके पति की मृत्यु हो गई थी तो ये वृंदावन चली आई। वृंदावन रहकर ही क्या है अपने इष्ट यानी कि भगवान कृष्ण के भजनों का जो है पद है उनकी रचना करने लगी और उनको गाने लगी थी।
तो मीराबाई के जो यदि आप पद देखेंगे जो उनके कवित्व हैं वो किस में है, राजस्थानी भाषा में मिलते हैं। लिखा हुआ है राजस्थानी भाषा में मीराबाई भक्ति गीतों की रचना करती थी। वह 16वीं शताब्दी में एक हिंदू रहस्यवादी कवित्री और कृष्ण की भक्त थी। उनका जन्म पाली राजस्थान भारत के कुड़की जिले के एक राजपूत शाही परिवार में हुआ। भक्तमाल में उनका उल्लेख किया गया है पुष्टि करते हुए कि वह लगभग 1600 ईस्वी तक भक्ति आंदोलन संस्कृति के आमतौर पर जानी जाती थी और एक पोषित व्यक्ति थी। अगर विकल्प 3 सही है। लिखा हुआ है हुमायूं कितने वर्षों तक दिल्ली की सत्ता से बाहर रहा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुमायूं लगभग 15 वर्ष तक दिल्ली की सत्ता से बाहर रहा। कितने वर्ष? 15 वर्ष तक। हुमायूं लगभग कितने वर्षों तक दिल्ली की सत्ता से बाहर रहता है? हुमायूं लगभग 15 वर्षों तक दिल्ली की सत्ता से बाहर रहता है। लिखा हुआ है कि उसका जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ था और वह काबुल में पैदा हुआ था। उसकी मां माहिम सुल्ताना थी और वह उनका इकलौता पुत्र था। उसके 2 छोटे भाई कामरान और अस्करी हैं जो बाबर की दूसरी पत्नी गुल्लुख बेगम से पैदा हुए, जबकि हिंदाल सबसे छोटा दिलदार बेगम का बेटा था। यानी कि हुमायूं 4 भाई थे। कौन कौन से? ये नाम पूछे जाते हैं, कामरान, हिंदाल, अस्करी और सबसे छोटा दिलदार। ठीक है, यानी कि कामरान, अस्करी, हिंदाल और दिलदार ये हुमायूं के 4 भाई थे। ठीक है, और जब इसके पिता की मृत्यु होती है तो हुमायूं अपने पिता की यानी कि बाबर की इच्छा अनुसार जो अपना शासन है वो अपने चारों भाइयों में बांट देता है, जो इसकी एक महत्वपूर्ण कहता है राजनीतिक भूल हुई, क्योंकि ये भाई उसको नीचा दिखाने की कोशिश में उसी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं। बाद में इन्हीं के कारण हुमायूं को अपना जो शासन है वो 15 वर्ष तक गंवाना पड़ता है। शेरशाह सूरी कन्नौज के युद्ध में या चौसा के युद्ध में, बेलग्राम के युद्ध में क्या है इसके लिए पराजित करता है और उसके पूरे जो राजतंत्र है, जो उसकी सत्ता है, उसके लिए हथिया लेता है। लिखा है हुमायूं की मृत्यु के समय उसका अवयस्क पुत्र अकबर कहाँ का प्रशासक था? तो कहा जाता है जब हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के दीन पनाह नामक जो पुस्तकालय में, ठीक है, सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो उस समय जो अकबर था वो पंजाब का शासक था और अकबर उस समय कैसा था? अल्पवयस्क था। अकबर कैसा था? अल्पवयस्क था और बैरम खां के संरक्षण में था। यानी कि अकबर वास्तविक रूप से शासक था, लेकिन उसका जो काम किए जा रहे थे, जो निर्णय लिए जा रहे थे, वो बैरम खां की ओर से लिए जा रहे थे, क्योंकि हुमायूं को अपने सेनापति बैरम खां पे बड़ा विश्वास था और बैरम खां ने ही अकबर का कहा जाता है लालन पालन किया। बैरम खां की मदद से ही अकबर ने इस पूरे भारत में अपने एक महत्वपूर्ण एक छत्र साम्राज्य को स्थापित किया था। देखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है हुमायूं की मृत्यु के समय उसका अवयस्क पुत्र अकबर पंजाब का प्रशासक था। भारतीय उपमहाद्वीप में हुमायूं ने दिसंबर 1530 में मुगल क्षेत्रों के शासक के रूप में अपने पिता को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाया। हुमायूं 22 वर्ष की आयु में सत्ता में आने पर एक अप्रशिक्षित शासक था। उसके सौतेले भाई, ठीक है, कर्मा मिर्जा को काबुल और कांदार विरासत में मिले। उनके पिता का साम्राज्य के सबसे उत्तरी भाग, ठीक है, यानी हुमायूं के परिवार के बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे हुमायूं का जो परिवार था, जो हुमायूं ने अपना जो भाग था वो बांटा था। लेकिन बात अकबर की हो रही है, तो अकबर उस समय कहाँ का प्रशासक है? पंजाब का प्रशासक है। लिखा है अकबर किस उम्र में मुगल साम्राज्य का वास्तविक शासक बना? तो कहा जाता है कि अकबर 22 वर्ष की उम्र में जो है मुगल वंश का वास्तविक शासक बना, मुगल साम्राज्य का वास्तविक शासक बना। ठीक है, 5 वर्ष की आयु में कहता है कि उसका राज्याभिषेक कर दिया गया, लेकिन बैरम खां का संरक्षण रहा। 22 वर्ष की आयु तक आते आते जो है अकबर ने अपने आप को बैरम खां के नियंत्रण से मुक्त कर लिया और एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करने लगा। उसने अपने आप को हरम के दल से भी जो है अलग कर लिया और इस प्रकार उसने एक परिपक्वता का प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण भारत पर अपने जो पादशाही या राजशाही को जो है संचालित किया था। अकबर 22 वर्ष की आयु में मुगल साम्राज्य का वास्तविक शासक बन गया। अकबर ने धीरे धीरे अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करने के लिए मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और वह एक मजबूत व्यक्तित्व और एक सफल सेनापति बना। हालांकि उनकी शक्ति और प्रभाव मुगल सैन्य, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभुत्व के कारण पूरे उपमहाद्वीप में बढ़े। अतः दूसरा उत्तर सही है। लिखा हुआ है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने किसके विरुद्ध लड़ा था? हल्दी घाटी का युद्ध जो भैया अकबर ने किसके विरुद्ध लड़ा था?
तो यहाँ पर नाम आएगा, ये मेवाड़ के खिलाफ लड़ा था और मेवाड़ का उस समय राजा था राणा प्रताप। सही है। चित्तौड़ इनकी राजधानी थी 1576 में। हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई? 1576 में लड़ी गई। क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में लड़ी गई। किसके बीच लड़ी गई? अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत यानी कि जो अकबर की राजधानी यानी कि आगरा और ये चित्तौड़ यानी कि मेवाड़ के बीच लड़ी गई एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जिसमें कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से अकबर की विजय हुई और महाराणा प्रताप जो है अपनी सेना के साथ जंगलों में चले गए, लेकिन जब तक वो जीवित रहे वो अकबर पर हमले करते रहे। केवल चित्तौड़ को छोड़कर उन्होंने अपने जो जीते हुए भाग हैं वो सारे पुनः स्वतंत्र करा लिए। लिखा हुआ है अकबर ने मेवाड़ के राजा के खिलाफ हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध मुगल सम्राट अकबर की सेना और मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप को समर्थन करने वाले तीरंदाजों और घुड़सवारों के बीच आमेर के मानसिंह के नेतृत्व में लड़ा गया। मुगल आगंतुक थे और मेवाड़ियों के बीच महत्वपूर्ण हताहत हुए, लेकिन प्रताप को पकड़ने में असफल रहे, जो बाल बाल बच गए। अतः विकल्प 2 सही है। ठीक है। और इस लड़ाई का जो नेतृत्व है वो राजा मानसिंह के द्वारा किया जा रहा था, जिसको अकबर ने इस लड़ाई का सेनापति अपॉइंट किया था। अकबर लगभग कितने वर्षों तक मुगल बादशाह बना रहा? ठीक है। तो अकबर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो अकबर बहुत लंबे समय तक लगभग 50 वर्षों तक जो है वो इस भारतीय महाद्वीप या उपमहाद्वीप पर जो है शासन करता रहा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर कितने समय तक राजा रहा? 50 साल तक शासक रहा या बादशाह रहा। पूछा जाता है अनपढ़ शासक कौन था? अनपढ़ शासक कौन था? तो अकबर के बारे में भैया कहा जाता है कि अकबर कैसा एक अनपढ़ शासक था, बगैर पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन फिर भी उसने कुशलता के साथ क्या है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को विजित किया और लगभग 50 वर्ष तक क्या है यहाँ पर शासन जो है अपना चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इसके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि कुछ अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्यूरीज हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप उनको डालिएगा, उनके उत्तर हमारी ओर से देने का जो है प्रयास किया जाएगा। बहुत जल्द से जल्द आपके प्रश्नों के उत्तर हमारी ओर से दिए जाएंगे। ठीक है। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? लिखा हुआ है अकबर के दरबार में जुड़े लेखक अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी। तो यदि हम मुगलों की बात करते हैं तो मुगलों की भैया जो सरकारी भाषा है, जो राजकीय भाषा थी वो थी फारसी। तो जब फारसी राजकीय भाषा है तो सब कुछ किस में लिखा जाएगा? फारसी में लिखा जाएगा। तो आईने अकबरी किस में लिखी गई है? आईने अकबरी फारसी भाषा में लिखी गई है। कौन सी? फारसी भाषा में लिखी गई है। किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। कौन सी है? आईने अकबरी। लिखा हुआ है अकबर के दरबार से जुड़े लेखक अबुल फजल ने आईने अकबरी को फारसी भाषा में लिखा था। यह अकबरनामा का तीसरा खंड है, जिसमें राजपत्र के समान प्रशासनिक रिपोर्ट के रूप में अकबर के शासनकाल की जानकारी है। बलोचमैन के स्पष्टीकरण में इसमें बादशाह अकबर का एन शामिल है और वास्तव में उनकी सरकार की प्रशासनिक रिपोर्ट और सांख्यिकीय रिटर्न है, क्योंकि यह लगभग 1590 के आसपास जो है लिखी गई थी। यानी कि जो अकबरनामा की यदि हम बात करते हैं तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। उसी का एक भाग है आईने अकबरी। और आईने अकबरी क्या है? अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करती है, जो कि किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। और ये जो है 1590 के समथिंग लिखी गई। किस भाषा में? फारसी भाषा में। लिखा है जहांगीर ने लगभग कितने वर्षों तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया? तो जहांगीर ने भैया लगभग 20 वर्ष तक जो है मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक। अकबर के पश्चात जो मुगल सल्तनत की गद्दी है उस पर कौन बैठता है? जहांगीर बैठता है। और जहांगीर इस बागडोर को अपने हाथ में लेता है और 20 वर्ष तक जो है शासन करता है। जहांगीर के पश्चात इस पर कौन बैठता है? शाहजहां गद्दी पर बैठता है। देखिए लिखा हुआ है जहांगीर का जो राजसी नाम है, ये एक राजसी नाम है जिसका अर्थ है विश्व का विजेता, विश्व विजेता। ठीक है। मुगल दरबार के अपने संबंधों की कहानी में अनारकली को भारत के साहित्य कला और सिनेमा में व्यापक रूप से अपनाया गया है।
1622 में जहांगीर ने अपने बेटे प्रिंस खुर्रम को अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। विकल्प एक सही है, यानी एक उत्तर सही है। यानी कि जहांगीर लगभग 20 वर्ष तक जो है मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। देखा हुआ है मुगल बंगाल का मुगल प्रशासक कौन था जिसके द्वारा 12 जमींदारों 12 भुइयों को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो नाम आता है वो आता है मिर्जा गियास बेग का। किसका? मिर्जा गियास बेग का इसमें नाम आता है। सॉरी, इसमें इस्लाम खान का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है भैया, जरा देखिएगा। 19 का जो सही आंसर है कि बंगाल का मुगल प्रशासक कौन था जिसके द्वारा 12 जमींदारों यानी कि 12 भुइया को नियंत्रित किया गया था, वो था इस्लाम खान। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इस्लाम खान बंगाल का मुगल प्रशासक था जिसके द्वारा 12 जमींदारों यानी 12 भुइयों को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप के मध्ययुगीन असम और बंगाल के क्षेत्रों में 12 भुइया योद्धा प्रमुख जमींदार थे जिन्होंने एक स्वतंत्र संघ को बनाए रखा था। ठीक है, और इसी के द्वारा विशिष्ट जाति तथा धर्म जाति के नहीं थे। ठीक है, ये जमींदार किसी विशिष्ट जाति धर्म या जाति के नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा नहीं है? बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। हुमायूं नामा आत्मकथा नहीं है क्योंकि हुमायूं नामा हुमायूं की जो बहन है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है, जो वो है आपकी एक आत्मकथा नहीं है। ठीक है, बाकी सभी आत्मकथा है। हुमायूंनामा आत्मकथा नहीं है बल्कि हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम थी। वह एक मुगल राजकुमारी और बादशाह बाबर की बेटी थी। ठीक है, यानी कि ये अकबर को ये हुमायूं की कौन थी? बहन थी। ठीक है, उसी के द्वारा 1530 में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात गुलबदन बेगम लगभग 8 वर्ष की थी और उनका पालन पोषण उनके बड़े सौतेले भाई हुमायूं ने किया था। दूसरा उत्तर सही है। लिखा हुआ 21 नंबर देखिएगा। ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने किसके दरबार का दौरा किया था? ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार का दौरा किया था। ठीक है, कहा जाता है कि जहांगीर के दरबार में पहले जो थे अंग्रेज आए थे और उनमें थे सर थॉमस रो। और डिस्क्रिप्शन देखिएगा। ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार का दौरा किया। एलिजाबेथन और जैक्विन के काल में सर थॉमस रो एक अंग्रेजी राजनयिक थे। रो की यात्रा मध्य अमेरिका से लेकर भारत तक रही। राजदूत के रूप में उन्होंने मुगल साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य और पवित्र रोमन साम्राज्य में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। वह 1614 से 1644 के बीच अलग अलग समय पर हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठे, इसलिए 2 उत्तर सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं किया गया है? लिखा हुआ है बादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा ठीक है। शाहजहां नामा शाहजहां के द्वारा ये गलत है। मंतखब उल तारिक बदाऊनी के द्वारा यानी कि बी ऑप्शन इसमें गलत है। शाहजहां नामा कुछ था ही नहीं, शाहजहां के द्वारा ये जो है ये गलत है। ठीक है, शाहजहां नामा शाहजहां का सही मिलान नहीं किया गया है। मुगल सम्राट शाहजहां के बारे में कार्यों की शैली के बारे में शाहजहां नामा में लिखी गई। पातशाह नामा भव्य रूप से प्रकाशित संस्करणों के लिए एक शब्द है। इस शैली में एक उल्लेखनीय कृति इतिहास का इनायत खान ने 17वीं शताब्दी में लिखी थी। फारसी से पहला पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद 19वीं शताब्दी में A.R. फुलर के द्वारा किया गया, अतः दूसरा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के सम्राट के अधीन बंगाल के मुख्य प्रशासक के रूप में कार्यरत था? यानी शाहजहां के 4 बेटे थे, कहा जाता है मुराद, शुजा, दारा और औरंगजेब। इनमें कौन जो था वो बंगाल का जो था उस समय प्रशासक था? तो कहा जाता है बंगाल का प्रशासक उस समय
सुजा था। ठीक है, सुजा। सुजा जो था वो बंगाल का प्रशासक था। औरंगजेब दक्षिण भारत में देख रहा था। दारा शाहजहां का प्रिय था तो वो उसी के साथ रहता था। पंजाब का क्षेत्र इसके लिए दिया गया था, जबकि मुराद काबुल और कांधार के प्रांत की बात कर रहा था। लिखा हुआ है सुजा शाहजहां के सम्राट के तहत बंगाल के मुख्य मुगल प्रशासक के रूप में काम कर रहे थे। मुगल बंगाल को राष्ट्रों के स्वर्ग के रूप में लेबल किया गया है और इसके निवासियों के जीवन स्तर और वास्तविक मजदूरी दुनिया में सबसे ज्यादा थी। दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद के 12% के लायक अकेले यूरोपीय महाद्वीप के बाहर डच आयात का 40% हिस्सा, अतः विकल्प 2 सही है। कहने का मतलब यह है कि उस समय जो बंगाल की आर्थिक स्थिति थी बहुत अच्छी थी। जो मुगल राजकुमार हुआ करते थे, शहजादे हुआ करते थे, उन्हें बंगाल का राजकुमार या बंगाल का नवाब बनाया जाता था, क्योंकि बंगाल सबसे ज्यादा यूरोप से व्यापार का जो है आयात निर्यात किया करता था। यहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा थी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कारण थे इसके कारण बंगाल में इनके लिए भेजा जाता था। सिख संप्रदाय के अंतिम गुरु कौन है? तो सिख संप्रदाय के अंतिम गुरु हैं भैया गुरु गोविंद सिंह। पिछली वीडियोस में भी इनके बारे में हम बात कर चुके हैं कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु हुए और उन्होंने सिखों को आदेश दिया कि अब जो है मेरे पश्चात कोई भी सिखों का गुरु नहीं होगा, अब उनका गुरु गुरु ग्रंथ साहिब होगी। यानी सिखों के अंतिम जीवित व्यक्ति भाई कि अंतिम गुरु कौन रहे? गुरु नानक सिंह हुए। गुरु नानक सिंह के बाद गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है अब सिखों के जो गुरु हैं वो आपके उनके पवित्र ग्रंथ के लिए माना जाता है। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं इसके बारे में लिखा हुआ। कहा था 1469 के समथिंग सिख धर्म की संस्थापना जो है गुरु नानक देव के द्वारा की गई। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, योद्धा, कवि, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, अतः विकल्प 3 सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। मुगल काल के दौरान निजामुल मुल्क ने आधुनिक राज्य में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जिसका नाम है, तो कहा था निजाम शाही वंश निजाम उल मुल्क के द्वारा कौन सा वंश है? निजाम शाही वंश। निजाम शाही वंश। निजाम उल मुल्क के द्वारा निजाम शाही वंश की स्थापना की गई और निजाम शाही वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? आपके निजामुल उल मुल्क थे। और जो आधुनिक कर्नाटक का क्षेत्र है, आधुनिक कर्नाटक का क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर इसका जो था ये राज्य जो स्थापित किया गया। यानी कि आधुनिक राज्य की यदि हम बात करते हैं तो कर्नाटक में जो है निजामुल मुल्क ने निजाम शाही वंश की स्थापना की थी। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है मुगल काल के दौरान निजामुल मुल्क ने आंध्र प्रदेश नामक आधुनिक राज्य में, एक मिनट, सॉरी इसका मिस्टेक हो गया। इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश है। कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य था भैया। ठीक है, आंध्र प्रदेश नामक आधुनिक राज्य में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वह 1713 से 1721 तक मुगल सम्राटों के अधीन दक्कन के वायसराय थे और जिन्हें 1724 में आसफ जाह शीर्षक के तहत से फिर से पद संभाला और उस समय प्रभावी रूप से स्वतंत्र हो गया और हैदराबाद के निजामों के वंश की उसने स्थापना की थी। यानी कि हैदराबाद का जो निजाम शाही वंश है वो किस में आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। यहाँ पर हैदराबाद के निजाम शाही वंश की बात हो रही है, तो इसमें किसका आंसर जाएगा? आंध्र प्रदेश वर्तमान की बात की जाएगी, जहाँ पर जो है निजामुल मुल्क के द्वारा एक नए साम्राज्य की स्थापना की गई। तो आज के थे ये 25 क्वेश्चंस। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।